चलिए, अब देखें हम लोगों ने, तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक कि टाइप्स ऑफ वेव्स क्या क्या थी। देखो, सबसे पहले मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स which require a medium to travel। ठीक है, दोज वेव्स which require a medium to travel, उनको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किनको कहते हैं? दोज वेव्स which do not require a medium to travel, मीन्स के तो देखो बच्चों, हम लोगों ने ये बात देखी कि जो वेव्स का सेक्शन है उसका चैप्टर 1 हम कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू वेव्स। सबसे पहले आपने देखा कि वेव क्या चीज है। इट इज अ डिस्टर्बेंस व्हिच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। फिर आपने ये देखा कि वेव मोशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें वेव्स कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। फिर हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ वेव्स कितनी होती हैं। दो तरह की वेव्स हैं, एक मैकेनिकल और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एम से मैकेनिकल और एम से मीडियम। तो दोज वेव्स व्हिच रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर मूवमेंट और ट्रैवलिंग, इन्हें कहा जाता है मैकेनिकल वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम, मतलब दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। मैं आपसे पूछ रहा था कि अब आपने, मैं नाम वेव का लेता जाऊंगा एंड यू हैव टू टेल मी एन एग्जांपल कि यार ये वेव बेसिकली किस तरह की जो है वो वेव होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने इसमें करना सिंपली इस तरह से है कुछ कि यू हैव टू डिसाइड एक्चुअली कि ये वेव कौन सी वाली वेव होगी। तो मेरा आपसे सवाल पहला ये है कि जो वाटर की वेव्स है, कैन यू टेल मी कि वाटर वेव्स कैसी वेव्स होनी चाहिए? बिल्कुल सही है। देखिए, वाटर वेव्स को वाटर एज द मीडियम चाहिए होगा ना। इफ देयर विल बी नो वाटर, डू यू एक्सपेक्ट कि वाटर वेव्स क्रिएट हो सकती हैं? नहीं हो सकती। दैट मीन्स कि वाटर वेव्स बनाने के लिए हमें वाटर यानी लिक्विड एज अ मीडियम चाहिए होगा। तो इसलिए वाटर वेव्स आर कंफर्म मैकेनिकल वेव्स। तो पानी में जितनी भी वेव्स बनती हैं दे आर जनरली मैकेनिकल बिकॉज दे नीड अ मीडियम। लिक्विड मीडियम चाहिए होगा उन्हें। अगर वाटर नहीं होगा तो वाटर वेव्स क्रिएट नहीं होंगी। दूसरी टाइप, जरा बताइएगा कि ये जो रोप के ऊपर, ये देखिए जो हमने इधर एग्जांपल ली थी कि इस रोप को अगर आप यहां से पकड़ के अप एंड डाउन मूव करें तो इस रस्सी में एक वेव क्रिएट होती है ना। तो इस रस्सी में या धागे में जो वेव क्रिएट होगी, इसको क्या बोलेंगे? क्या ये मैकेनिकल वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? एग्जैक्टली। तो वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ रोप, waves produced in a string or a rope, these are also called mechanical waves because they need a rope या a string as the solid medium to create a wave। अगर रोप नहीं होगी तो फिर वो रोप वाली वेव क्रिएट नहीं की जा सकती। ठीक है। इसी तरह मुझे एक बात बताइए कि देखें, अगर ये जो वेव प्रोड्यूस्ड इन अ स्प्रिंग है, वेव प्रोड्यूस्ड इन अ स्प्रिंग थी, ये वाली वेव भी, कैन यू टेल मी कि इस वाली वेव को भी हम कौन सी वेव बोलेंगे? इस वेव को भी हम मैकेनिकल वेव नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें देखिए, द स्प्रिंग इज एक्टिंग एज द मीडियम, द सॉलिड स्प्रिंग इज एक्टिंग एज द मीडियम जिसमें वेव टू एंड फ्रो ऐसे मूव कर रही। तो इसको हम कह सकते हैं कि वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ स्प्रिंग, वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ स्प्रिंग, इसको भी मैकेनिकल वेव का टाइटल मिलना चाहिए। तो जिस वेव को भी मैकेनिकल से याद रखिए कि
मीडियम की जरूरत हो, उसको हम हमेशा क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। तो ये बात याद रखिएगा कि उसे हम मैकेनिकल वेव का टाइटल देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा जरा, कि चौथी वेव, जरा बताइए कि ये साउंड वेव किस तरह की वेव होनी चाहिए? शुड इट बी अ मैकेनिकल वेव और शुड इट बी एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? एग्जैक्टली। तो ये जो साउंड वेव्स होती हैं, देखिए, साउंड वेव्स आर आल्सो कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। देखिए, मुझे ये बताएं कि अगर सॉलिड, लिक्विड या गैसियस मीडियम ना हो तो क्या साउंड वेव्स वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं? साउंड, याद रखिए, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता। इसका मतलब है कि साउंड को मीडियम चाहिए होगा। तो ये बात याद रखिए साउंड वेव्स के बारे में, कि साउंड नीड्स अ सॉलिड, लिक्विड या गैसियस मीडियम। साउंड को सॉलिड, लिक्विड या गैसियस मीडियम चाहिए होता है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। तो आउटर स्पेस में इसीलिए साउंड बिल्कुल खामोशी है। हालांकि पर सेकंड बिलियंस एंड जिलियंस ऑफ एक्सप्लोजन्स हो रही हैं स्टार फॉर्मेशंस में और स्टार्स की डेथ होते हुए, बट वो हमें आवाज सुनाई नहीं देती, इसलिए कि उन्हें मीडियम चाहिए। और जब पार्टिकल्स ही नहीं होंगे, ये आगे हम पढ़ेंगे, छोटा सा चैप्टर है, उसमें बात प्रूव हो जाएगी। तो साउंड वेव्स दे नीड अ सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मीडियम। तो इसका मतलब है ये स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकते, या दे कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, सॉरी। तो इसलिए ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होते, दीज आर मैकेनिकल वेव्स, दे नीड अ मीडियम। अच्छा, उसके बाद जरा बताइएगा कि ये जो सिस्मिक वेव्स होती हैं, ये अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? सिस्मिक वेव्स कहते हैं जो अर्थक्वेक में वेव्स आती हैं। अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं, दीज आर आल्सो व्हाट काइंड ऑफ वेव्स? ऑब्वियसली दे आर मैकेनिकल, बिकॉज इफ देयर इज नो अर्थ देन देयर विल बी नो अर्थक्वेक। अब देखिए, आप मिसाल प्लेन में फ्लाई कर रहे हो, तो जमीन में जलजला आ रहा है, वो आपको फील नहीं होगा। तो जब तक अर्थ नहीं है, अर्थ एज अ मीडियम एक्ट करता है, और फिर सिस्मिक वेव्स इसमें क्रिएट होती हैं। तो आपने मैकेनिकल वेव्स के लिए याद रखना है कि दीज आर द 4-5 कॉमन एग्जांपल्स, के वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर, waves produced in a string or a spring or a rope, waves produced in a spring, sound waves and seismic waves. ये 5 एग्जाम्पल्स आर मैकेनिकल वेव्स जिनका सवालों में बहुत ज्यादा जिक्र आपसे करेगा। बट अब मुझे जरा बच्चों बताइए कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल, मींस दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। इन्हें मीडियम मिले या ना मिले, ये ट्रैवल कर सकते हैं। तो इन्हें मीडियम की असल में जरूरत नहीं होती। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? देखिए, इसके लिए ना मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक सीक्वेंस लिखवाऊंगा, और उसमें एक सेंटेंस आपने याद करना है। ये पूरा वेव्स का चैप्टर बच्चों अपलोडेड है, वैसे पहले से भी काफी टाइम से मैंने अपलोडेड वैसे ही रखा हुआ था, लेकिन इसको जरा भी इधर ही बैठ के हम याद भी करते जाएंगे। तो देखिए, पहली एग्जांपल जो इसमें आपने याद रखनी है, दैट इज रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स इज द फर्स्ट एग्जांपल। इसका सीक्वेंस आपने ना थ्रू अ सेंटेंस मैं बताऊंगा, वो आपने याद करना। नंबर 1 इज रेडियो वेव्स, नंबर 2 इज माइक्रोवेव्स, ठीक है जी, नंबर 3 इज इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेडिएशंस, एंड नंबर 4 विजिबल लाइट। ठीक है, नंबर 4 इज विजिबल लाइट, नंबर 5 इज अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस हैं, नंबर 6 एक्स रेज, एंड नंबर 7 गैमा रेज। ये 7 एग्जाम्पल्स हैं प्रिसाइज, जो आपने याद रखनी। ठीक है,
अभी मैं बताता हूँ जो जो कुछ भी इसमें इस तरह से करना है हमने। तो फिलहाल ये 7 एग्जाम्पल्स आपने इसकी याद करनी है, ठीक है। नाउ सी द सेंटेंस टू लर्न दी 7 एग्जाम्पल्स। तो ये तो इजी थे। मैकेनिकल वेव्स तो हमें पता है, वाटर नहीं होगा तो वाटर वेव्स प्रोड्यूस नहीं होंगी, रोप नहीं होगी या स्ट्रिंग नहीं होगा तो वेव्स ऑन अ रोप प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। तो इस केस में द सॉलिड रोप एक्ट्स एज द मीडियम, वाटर वेव्स में वाटर एक्ट्स एज द मीडियम। फिर वेव प्रोड्यूस्ड इन अ स्प्रिंग, वो जो स्प्रिंग टू एंड फ्रो मूव करता है वो स्प्रिंग ना हुआ तो उस तरह की कोई वेव क्रिएट नहीं होगी। साउंड वेव्स भी मैकेनिकल वेव्स हैं क्योंकि उनको एक सॉलिड लिक्विड या गैसियस मीडियम चाहिए टू ट्रैवल। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस या वैक्यूम। सिस्मिक वेव्स में द अर्थ एक्ट्स एज द मीडियम। जी बिल्कुल वही सेंटेंस है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स are those waves which do not require a medium, means they can travel in vacuum. So these are एक radio waves, then there's microwaves, there's infrared radiations, there is visible light, there is ultraviolet, there is x-rays and there is gamma rays. ये 7 radiations जो हैं, these are electromagnetic waves. यानी देखो all these 7 waves या radiations, they do not need a medium to travel. They can travel in vacuum. आउटर स्पेस में भी ये ट्रैवल कर सकते हैं और ये अर्थ पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। यानी इनके लिए सामने इनके पास मीडियम अवेलेबल हो या ना हो, दे ऑलवेज ट्रैवल। नाउ हाउ डू यू लर्न दिस सेंटेंस फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? तो देखिए जो सेंटेंस था, सेंटेंस फॉर लर्निंग मैकेनिकल वेव्स तो याद हो जाएंगे। सेंटेंस टू लर्न द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो जरा आप लोग देख लो सारे। जिन्हें ये बातें याद नहीं होती, इस तरह के सेंटेंसेस खुद भी बनाया करो कि सेंटेंस टू लर्न द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब देखिए इसमें सबसे पहले वर्ड है राना, देन देयर इज मोहम्मद, राना मोहम्मद इफ्तिखार। ये वैसे एक सेंटेंस बनाया हुआ है जस्ट टू लर्न दिस, खुद से बना हुआ है। तो राना मोहम्मद इफ्तिखार विजन, राना मोहम्मद इफ्तिखार विजन यूजुअली यूजुअली एक्सीड्स गैमा रेज। ठीक है, राना मोहम्मद इफ्तिखार विजन यूजुअली एक्सीड्स गैमा रेज। ये हमारे सर थे, उन्होंने हमें एक सेंटेंस ये सिखाया था। उनके कोई दोस्त थे, इनका ये नाम था। तो वैसे उन्होंने इससे एक सेंटेंस ये बनाया था कि राना मोहम्मद इफ्तिखार विजन यूजुअली एक्सीड्स गैमा रेज। ठीक है, तो अब जरा देखो, आपने इस सेंटेंस को इस तरह से याद किया कि राना से यू लर्न दैट दिस इज रेडियो वेव्स। ठीक है, मोहम्मद से यू लर्न, अब राना से रेडियो, मोहम्मद से माइक्रोवेव्स। तो यू विल लर्न इट लाइक दिस, माइक्रोवेव्स। इफ्तिखार से लर्न इंफ्रारेड। ठीक है, इसका सीक्वेंस चूंकि बड़ा जरूरी है। ठीक है जी, जी जी। तो अब जरा देखिए इसी तरह विजन से याद रखेंगे हम विजिबल लाइट। ठीक है, दिस इज विजिबल लाइट। यूजुअली से याद रखेंगे अल्ट्रावायलेट। ठीक है, इसे हम अल्ट्रावायलेट कहेंगे। एक्सीड से एक्सरेज एंड गैमा रेज, तो फिर खुद ही गैमा रेज है। तो अब देखिए जैसे वैसे ही ना, ये सेंटेंस आपने याद करना है कि राना मोहम्मद इफ्तिखार विजन, ठीक है जी, राना मोहम्मद इफ्तिखार विजन यूजुअली एक्सीड्स गैमा रेज। तो वी कैन रिमेंबर दिस बाय रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूजुअली से अल्ट्रावायलेट, एक्स से एक्सीड से एक्सरेज एंड गैमा से गैमा रेज। तो लर्न दिस सेंटेंस फर्स्ट और फिर हर इनिशियल आपको रेडियो उस वेव का पता बता देगा। तो देखिए इसमें करने की बात ये थी कि दिस इज हाउ यू बेसिकली, तो अब जरा देखें। तो लर्न दिस सेंटेंस, आई होप आपको इधर ही ये याद हो गए। तो नाउ सी, देर आर 5 बेसिक एग्जाम्पल्स ऑफ
mechanical waves, which we learned, water waves, waves produced on a rope या string, waves produced in a spring, sound waves, seismic waves. Learn these examples as mechanical waves who need a medium. They cannot travel without medium. Or electromagnetic waves are those waves which do not require a medium. So we can learn them through this. Rana Muhammad Iftikhar's vision usually exceeds gamma rays. इस सेंटेंस से आप इसको याद रख सकते हो. क्लियर है ये बात? अब ये एक बड़ा छोटा सा टॉपिक है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का. आई विल एक्सप्लेन इट आफ्टर बेसिक्स, जब मैं इसकी करवा लूंगा. तो ये आपको आई होप सेंटेंस इधर ही याद हो गया कि कौन कौन सी वेव को मीडियम चाहिए, कौन सी को नहीं चाहिए. तो इफ आई आस्क यू अ क्विक रिकॉल नाउ, तो मैं पूछूं अगर आपसे कि यार ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कैसी रेडिएशन है या वेव है, तो आप बोलोगे इट्स अ मैकेनिकल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. यस, इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. तो 7 एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक याद कर लें और 5 एग्जांपल्स जो मैंने आपको मैकेनिकल की दी. तो फर्क बड़ा वाजे है, इजी डिफरेंस है कि द मैकेनिकल आर द वंस हु नीड अ मीडियम टू ट्रैवल and electromagnetic are the ones who do not need a medium. So 5 examples of mechanical and 7 examples of electromagnetic, ये आपको through the sentence याद होने चाहिए. ठीक है जी. तो आई होप ये आपको बात याद रहेगी आप और भूलेगी नहीं कभी. तो सेंटेंसेस का यही फायदा होता है कि हमें बात याद रहती है. अब जरा आ जाइए एक अगली केस की तरफ. ये तो एक बेसिक इंट्रो था ना इन दोनों का. नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज कि अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे तो बच्चों मैं बाद में आऊंगा. जरा पहले मैं आपको अब टाइप्स बता दूं कि मैकेनिकल वेव्स की फर्दर टाइप्स कितनी होती हैं. एनी आइडिया जी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स आर देयर? याद रखिए, बिल्कुल सही है. फर्दर मैकेनिकल वेव्स की 2 टाइप्स होती हैं. नंबर 1 आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स. अब ये फर्दर 2 टाइप्स हैं. दे आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स. मैकेनिकल वेव्स 2 तरह की होती हैं. एक ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं और एक दे विल बी कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. तो एक इन्हें कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का टाइटल दिया जाता है. अब ये दोनों डेफिनेशंस बच्चों आपको बड़ी क्लियरली याद होनी चाहिए. जरा देखो इसमें नंबर 1 जरा देखिएगा कि नंबर 1 इसमें हमें कौन सी वाली वेव देखनी पड़ेगी. इसमें देखो पहला कि ये जो आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स है और एक है लॉन्गिट्यूडनल है. ये किस चीज की टाइप्स? मैकेनिकल. यानी ये वो वेव्स हैं जिन्हें मीडियम तो चाहिए, बट अब उसमें ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल का जिक्र ऐसे आ गया. तो मैं आपको ना इसका बड़ा आसान सा एक तरीका बताता हूं. नहीं, ट्रांसवर्सल और चीज है, ट्रांसवर्स एक और चीज है. ठीक है, वो तो पैरेलल लाइंस को जोड़ने वाली लाइन, वो एक समथिंग एल्स एंड दिस इज समथिंग एल्स. खैर, अब आइए अगेन. आपने देखो लिखना तो कुछ है बेसिकली नहीं, आपने इसको समझना ही है. तो मैं आपको जरा ना पहले इसमें दोनों के बीच का एक बड़ा क्लियर फर्क बता दूं. आईड लाइक आप सिर्फ इसको देख लीजिए, बहुत आसानी से आपको ये बात समझ आ जाएगी. देखो बच्चों, सपोज ये एक आपके पास इस तरह की एक वॉल या एक सपोर्ट है जिसके साथ हमने ना, दिस इज सपोज द वॉल, और यहां पे मैंने इसके साथ एक रोप ऐसे करके एक रोप बांध दी. जरा एक सेकंड सुनिएगा. आप सबको पता है कि देखिए जब हम इस रोप को यहां से अप एंड डाउन मूवमेंट देंगे तो क्या इस रोप में ये रोप बेसिकली स्ट्रेट लाइन के बजाय इस तरह की वेव लाइक शक्ल इख्तियार नहीं कर लेगी? ऐसे ही है ना. तो अब मेरा आपसे एक सवाल है कि देखिए गौर कीजिएगा, दिस रोप इज एक्टिंग एज द व्हाट इन दिस केस? ये रोप में जो हम वेव क्रिएट करेंगे, दिस रोप विल एक्ट एज द, क्या ये एक्ट्स एज द मीडियम नहीं कर रहा? दिस रोप विल एक्ट एज द व्हाट? इट विल एक्ट एज द मीडियम. बिल्कुल सही है. तो ये रोप एक्ट करेगी एज द मीडियम. अब मेरा आपसे सवाल ये था कि अगर ये रोप एक्ट कर रही है एज द मीडियम, तो हम यूं करते हैं अब
कि इधर से इसको यहां पे ले आया जाए। अब तो गौर करो कि ये रस्सी एक्ट करती है एज द मीडियम। तो देखें, यहां से जब इस रस्सी को आपने अप एंड डाउन जर्क दिया तो ये रस्सी बेसिकली ऐसे ऊपर और नीचे मूव कर रही। तो सवाल मेरा आपसे ये था कि ये जो रस्सी है, ये रस्सी ऐसे अप एंड डाउन मूव कर रही। तो एक चीज जरा समझिएगा आप कि इस तरह से, सी दिस रोप इज गोइंग टू मूव अप एंड डाउन लाइक दिस। हमें करना ये पड़ेगा जी। अब इसको जरा सिर्फ आप ना एक दफा समझ लीजिए, वॉच दिस केयरफुली, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि ये हमें क्या करना पड़ेगा। जरा देखिए, तो एक काम करते हैं हम। सवाल ये था कि ये जो आपके पास एक रोप है, अब मैं यूं करता हूं कि इस रस्सी को अप और डाउन यहां से जर्क दे रहा हूं, तो इट्स मूविंग लाइक दिस। क्वेश्चन क्या है, सुनना जरा गौर से देखिए। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द, अब यहां पे सपोज दिस इज द हैंड ऑफ द पर्सन जो रस्सी को अप डाउन जंप दे रहा है, और ये वॉल है। तो मुझे एक बात तो पहले बताइए कि डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन कहां से कहां है। ये पूरी डेफिनेशन ना मैं आपको देखो बड़ा इजीली अभी ही याद कराऊं, समझो इसे। मुझे एक बात बताइए, इफ आई आस्क यू कि देयर इज अ हैंड ऑफ अ पर्सन, जो इस रस्सी को, ओरिजिनली तो रोप ऐसे थी ना, हॉरिजॉन्टल थी, बट जब इसे अप एंड डाउन, अब वो हाथ को मोशन दे रहा है रोप को ऐसे पकड़ के, तो ही ये इस किस्म की वेव मोशन क्रिएट नहीं हो रही। तो मेरा आपसे सवाल ये था कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेव मोशन इन दिस केस। सी, डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन इज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड। इस गिवन पिक्चर में लेफ्ट टू राइट जा रही है। तो डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, सी वेव की डायरेक्शन इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड। तो ये हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे है और वॉल राइट पे है। तो जब आप हाथ को अप डाउन जंप दोगे तो यहां से एक वेव क्रिएट होगी, और ये वेव जो है ये जाएगी लेफ्ट से किस तरफ को, ये लेफ्ट से राइट को जाएगी। तो याद रखिए कि द रोप इज एक्टिंग एज द मीडियम इन दिस केस, एंड द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन इज लेफ्ट टू राइट। अब मैं यूं करता हूं कि इस डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन को ना यहां आपको हाईलाइट कर देता हूं। तो बेसिकली ये जो आपको मैं अभी इस तरह दिखा रहा हूं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। ये आप सब एरो देख रहे हो बच्चों, ये जो मैं एरो व्हाइट सा बना रहा हूं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। अग्रीड। अब मुझे एक बात बताओ कि डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन तो जा रहा है लेफ्ट से राइट, लेकिन ये रोप के पार्टिकल्स, रोप एक्ट्स एज द मीडियम, राइट। तो मुझे ये बताइए कि ये जो रोप के पार्टिकल्स हैं, सपोज आई विल ड्रॉ देम विद अ डिफरेंट कलर नाउ। जरा गौर से देखो, ये जो रस्सी के पार्टिकल्स हैं, मैं देखो सारे पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहा, मैं इनमें से कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल्स की बात कर लेता हूं, ये जो मैं हाईलाइट से कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए बच्चों कि ये जो, सपोज ये जो टॉप बॉटम वाले पार्टिकल्स हैं, वैसे तो रोप के ऊपर आप नोटिस कर रहे हो कि इस रोप के ऊपर तो ये सारे पार्टिकल्स ही हैं, दीज ऑल आर द पार्टिकल्स ऑफ द रोप। डू यू ऑल एग्री कि ये सारे रोप के क्या हैं, दीज आर ऑल रोप के पार्टिकल्स, ऐसे ही है ना। लेकिन मैं अगर उनमें से कोई एक सेलेक्टिव फ्यू पार्टिकल्स कंसिडर कर लूं, तो डू यू अग्री कि ये पार्टिकल्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं, दे बिलोंग टू दिस रोप। जरा यस नो करो, डू दे बिलोंग टू दिस रोप? यस दे डू। अब गौर से जरा डेफिनेशन की दो बुलेट पॉइंट्स को हम जोड़ने लगे। देखो, ये अभी बैठे बैठे आपको मैंने कहा था ना सब कुछ याद हो। ये बहुत इजी सवाल इसके पेपरों में आते हैं, मुफ्त के 7-8 मार्क वेव्स में से आएंगे, 7-8 मार्क्स कम से कम ऑप्टिक्स में से आएंगे। तो फ्री की स्कोरिंग है, इसको अभी बैठ के समझ के किया जा सकता। तो मुझे एक बात बताओ कि डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन जा रहा है लेफ्ट से राइट, डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन लेफ्ट से राइट जा रहा है। लेकिन जरा मुझे गौर से देख के आप बताइएगा, जो क्वेश्चन मैं आपसे अब पूछने वाला हूं, जरा मुझे ये बताओ बच्चों कि ये पार्टिकल्स, ये जो रस्सी के पार्टिकल्स पहले तो इधर थे ना। देखो, रस्सी के पार्टिकल्स पहले इधर नहीं थे, जब ये रस्सी इस तरह से, व्हेन द रोप वाज हॉरिजॉन्टल,
तो क्या ये पार्टिकल असल में यहां नहीं था? सी, दिस पार्टिकल वाज एक्चुअली ओवर हियर। यू ऑल एग्री कि ये पार्टिकल असल में तो यहां था, लेकिन जब आपने इस हाथ को अप एंड डाउन मोशन दिया और एक वेव क्रिएट हुई, तो जरा गौर से देख के बताइए कि क्या ये सारे पार्टिकल्स जो रस्सी के इधर थे, ये उछल के इधर नहीं चले गए? और इसी तरह यहां जो पार्टिकल था रोप का, वो बाउंस करके इधर आ गया है। इसी तरह इधर जो रस्सी का पार्टिकल था वो बाउंस करके इधर आ गया है। फिर इसी तरह यहां जो रस्सी का पार्टिकल था वो बाउंस करके इधर आ गया। दिस पार्टिकल ऑफ द रोप, इट वाइब्रेटेड एंड केम हेयर, एंड दिस पार्टिकल वाइब्रेटेड एंड इट केम हेयर। तो मुझे एक बात बताइए कि पार्टिकल्स की जो मोशन है, जरा गौर से इस सवाल का जवाब दीजिएगा मुझे, कि इधर देखिएगा आप जरा। मुझे ये बताइए बच्चों, वेव मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है पार्टिकल्स का वाइब्रेशन या पैरेलल है? जवाब देना जरा। अब देखो, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो पार्टिकल्स हैं, इधर से गौर से देखना, ये डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन है लेफ्ट से राइट। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप, डायरेक्शन ऑफ मोशन है लेफ्ट से राइट। और ये जो रस्सी के पार्टिकल्स हैं, दे आर वाइब्रेटिंग इन विच डायरेक्शन? सी, द रोप के पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। देखिए, डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन ऐसे जा रहा है लेफ्ट से राइट, और पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं ऐसे। तो aren't these particles vibrating perpendicular to the direction of wave motion? देखो, यहां जो रस्सी का पार्टिकल था वो भी उछल के इधर आ गया, तो ये डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन के साथ 90 डिग्री का एंगल ही नहीं बना रहा। तो isn't this also perpendicular to the direction of wave motion? ये पार्टिकल भी इस तरह बाउंस करके इधर आ गया है, तो क्या डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन के साथ, देखिए ना, हर पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन के साथ परपेंडिकुलरली वाइब्रेट नहीं कर रहा? तो बच्चों, जिधर ऐसा हो, याद रखिए, जिधर ऐसा हो कि पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, याद रखिए, जिधर पार्टिकल्स परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे वाइब्रेट करें, उस तरह की वेव को हमेशा क्या टाइटल दोगे? उसे कहोगे ट्रांसवर्स वेव। बिल्कुल सही। नाउ सी हाउ इजी द डेफिनेशन इज टू लर्न। तो अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हो ट्रांसवर्स वेव का, तो जरा इसको बैठे बैठे अभी ही दिमाग में बिठाएंगे। देखिए, मैं ये टॉपिक्स इस इंटेंशन से कराता हूं कि ये उधर ही बैठे बैठे याद, बाद में अगर रिवीजन देखनी है तो बंदा नोट से भी देख सकता है। तो ट्रांसवर्स वेव्स आर दोज मैकेनिकल वेव्स या दोज वेव्स इन विच those waves in which the particles of the medium those waves in which the particles of the medium vibrate particles of the medium vibrate किस डायरेक्शन में? जरा बताइए जी, मैं एक मिनट बता दूं। those waves in which the particles of the medium vibrate perpendicular they vibrate perpendicular to the direction perpendicular to the direction of wave motion। देखिए, this is how easy the definition of transverse wave was। जरा आप इसको दोबारा इधर से समझ भी ले जिन्हें क्लियर नहीं हुआ, कि देखिए, मैंने क्या कहा था कि अगर एक रस्सी को आप दीवार से बांधें और यहां से एक बंदा हाथ से अप एंड डाउन इसको मूव करे, तो रस्सी इस तरह के बजाय अब तो वो ये शक्ल नहीं इख्तियार कर लेगी, ये जो येलो सा वेव बन रहा, द रोप विल मूव लाइक दिस, राइट? तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि द रोप तो एक्ट कर रहा है एज द मीडियम, और ये रस्सी के जो पार्टिकल्स हैं, दीज आर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, राइट? ये रोप के अंदर जो एटम्स होंगे, दीज आर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो जब मैंने देखा तो डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन तो लेफ्ट से राइट है। देखिए, डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन हॉरिजॉन्टल है, बट ये जो पार्टिकल्स ऑफ द रोप हैं,
ये गौर करो, देखो वेव मोशन के साथ पार्टिकल परपेंडिकुलरली बाउंस नहीं कर रहा है, क्या ख्याल? इसी तरह ये वाला पार्टिकल भी देखो डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन के साथ परपेंडिकुलरली बाउंस नहीं कर रहा। इसी तरह डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन के साथ ये वाला पार्टिकल भी परपेंडिकुलरली बाउंस नहीं कर रहा। डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन के साथ ये वाला पार्टिकल भी परपेंडिकुलरली बाउंस नहीं कर रहा। तो हम ट्रांसवर्स वेव्स किन को कहते हैं? दोज वेव्स in which the particles of the medium they vibrate perpendicular to the direction of wave motion. तो वो waves, see those waves in which the particles of the medium, these see particles of the medium, what are they doing? They are vibrating. They are what? They are vibrating किस direction में? Perpendicular, यानी at 90 degree angle to the direction of wave motion. तो वेव मोशन के साथ दे आर वाइब्रेटिंग किस तरह? परपेंडिकुलर। तो इसलिए हमने डेफिनेशन लिखी ट्रांसवर्स वेव्स की, दोज वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव मोशन। ये क्लियर हो रहा है सबको? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। तो अब इस चीज को बच्चों हम जरा समझ लेते हैं, लेकिन पहले आ जाओ कि ट्रांसवर्स वेव्स के बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जरा मुझे बताइए, आपको ये डेफिनेशन अभी ही याद नहीं हो गई? तो अगर मेरे साथ साथ आप इसको पढ़ें, डेफिनेशन पे आ जाओ। देखिए बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल वेव को अब कैसे समझा जाए, जरा ये देखिएगा। देखो इसी तरह ये सपोज एक आपके पास ऐसे एक वॉल है, मुझे बताएं इसके साथ हम अगर एक स्प्रिंग को यूं टाई अप कर लें और वो स्प्रिंग इस तरह से किसी एक बॉल के साथ, सपोज वो इस तरह से एक बॉल के साथ अटैच्ड है, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर वो एक ऐसे बॉल के साथ अटैच्ड हो तो व्हाट विल हैपन नाउ? मुझे ये बताओ कि होगा ये। अब जरा अगेन इसको ना समझ लो, एक वर्ड का बेसिकली फर्क आएगा। इधर क्या लफ्ज था कि द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दे वाइब्रेट परपेंडिकुलर, यहां ये लफ्ज था कि जी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो हैं परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं विद द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। लेकिन बच्चों जरा बताइए लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा? जरा गौर करो, देखिए अब इस एग्जाम्पल को सुन लें, बहुत इजीली ये डेफिनेशन आपको ऑपोजिट वर्ड से याद हो जाएगी। जरा गौर करिए कि देखिए यहाँ पे इफ आई पुल दिस बॉल, आपको पता ना, अगर मैं, अब देखो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है, अब इस स्प्रिंग के ऊपर सपोज ये मैंने एटम्स, ऐसे कुछ सेलेक्टिव एटम्स ऑफ द स्प्रिंग को मार्क कर दिए, ठीक? सपोज दीज येलो पार्टिकल्स आर द पार्टिकल्स ऑफ दिस मीडियम। अब इस केस में मुझे एक बात बताओ, ये स्प्रिंग एक्ट करेगा एज द व्हाट? देखिए ये स्प्रिंग जो है, इस केस में द स्प्रिंग acts as the medium, right? The spring will act as the medium, and ये जो मैंने ऐसे येलो से दिखाए हैं, these are particles of the medium. These are what? These are particles of the spring, so we can call them particles of the medium. Now my question from you is कि if I pull this ball backwards, तो मुझे ये बताओ, ये बॉल जैसे ही पीछे खींचोगे आप, ये स्प्रिंग एक्सटेंड होगा, एंड जैसे यू विल रिलीज द बॉल, तो टेल मी कि डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन किस तरफ होगी? टुवर्ड्स द वॉल या अवे फ्रॉम द वॉल? व्हेन यू विल पुल द बॉल एंड रिलीज इट, तो वेयर विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव? आप सबको पता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन वेव का इस तरफ ही नहीं होगा, तो ये होगा डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। जैसे ही आप बॉल को रिलीज करोगे तो ये डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन इस तरह टुवर्ड्स द वॉल होगा। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये टुवर्ड्स द वॉल होगा तो फिर क्या ख्याल है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम क्या डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन के परपेंडिकुलरली ऐसे बाउंस करेंगे? क्या ख्याल है जी, क्या पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली बाउंस कर रहे हैं
या पैरेलल टू द वेव बाउंस करेंगे? तो सी व्हेन दिस वेव विल गो टुवर्ड्स द वॉल, तो बच्चों एक बात बताओ यार, क्या ये पार्टिकल्स भी टुवर्ड्स द वॉल ही नहीं जा रहे होंगे? ये स्प्रिंग के ऊपर ही पार्टिकल्स, ये स्प्रिंग के पार्टिकल्स ही है ना। तो जिस तरफ वेव जा रही है, क्या ये पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे? तो मुझे एक बात बताओ, ये पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, सी दीज पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ये वाइब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन के पैरेलल ही वाइब्रेट कर रहे हैं या परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं? जरा सारे अपना अपना रिस्पॉन्स दिया करो। बिल्कुल सही है। तो इन दिस केस देखिए यहां पे व्हाट इज हैपनिंग कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर वाइब्रेटिंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ, वाइब्रेटिंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। तो पार्टिकल्स जो हैं ये पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन वाइब्रेट कर रहे हैं। बात समझ आई सबको? तो इससे हमें यह समझ आया कि देखो भाई, बात यह है कि ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन तो आपने देख ली थी, लेकिन जरा लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन पे भी अब आप आइए। तो हाउ विल यू डिफाइन दिस वर्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव? देखो बच्चों, अब जिस वेव में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन वाइब्रेट करेंगे, तो उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो आप इसमें ये पढ़ो कि in which those waves in which the particles of the medium those waves in which the particles of the medium vibrate, किस डायरेक्शन में? they vibrate parallel to the direction parallel to the direction of parallel to the direction of wave motion. So those waves are called longitudinal waves. ये डिफरेंस है देखिए दोनों में. This is the actual difference कि in transverse waves डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन के पार्टिकल्स ऐसे परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन के पार्टिकल्स ऐसे पैरेलल डायरेक्शन में उसके साथ मूव करते हैं. तो जो बात हमने याद रखनी है वो ये है कि ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोनों में क्या फर्क? Transverse waves are those waves in which the particles of the medium they vibrate perpendicular to the direction of wave motion, or longitudinal wave are those waves in which the particles of the medium vibrate parallel to the direction of wave motion. Now if we देखिए, मुझे एक बात बताएं, ये हम किसकी टाइप्स पढ़ रहे हैं? मैकेनिकल वेव्स की ना. तो आपने अब ये जो ऊपर मैकेनिकल वेव्स के ये 5 एग्जाम्पल्स पढ़े थे, क्या आप इनको फर्दर कैटेगराइज कर सकते हो इन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स फॉर्म? मैं आपको एक छोटा सा नोट बताता हूं कि देखो, आज के बाद जिस वेव की शक्ल, जो बचपन से हमने वेव की शक्ल ऐसी ही पढ़ी है ना, तो देखो ये तो हमने इस चैप्टर में अब अपडेट किया बात को कि यार ऐसी मूवमेंट, टू एंड फ्रो मूवमेंट भी वेव मोशन है. लेकिन अब जब भी इस किस्म की आप वो जो बचपन से जिस शक्ल से हम यूज टू हैं, इस तरह की ऐसी वेव फॉर्मेशन में आप कभी गौर करना, पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन के परपेंडिकुलर ही बाउंस कर रहे हो, तो हम इस वेव को माना करेंगे ट्रांसवर्स. और जहां पे डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन के पार्टिकल्स पैरेलल मूव करेंगे, यानी वेव मोशन इधर जाएगा तो पार्टिकल्स भी इधर जाएंगे, वेव मोशन इधर आएगा तो पार्टिकल्स भी इधर जाएंगे, तो जहां पैरेलल होगा उसको हम मानेंगे एज द लॉन्गिट्यूडनल वेव की टाइप. तो जरा मुझे अब एग्जांपल्स कैटेगराइज करके दीजिए जी कि ट्रांसवर्स वेव्स. नाउ आउट ऑफ दोस 5 एग्जांपल्स दैट यू स्टडीड ऊपर, जरा बताइए कि
एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स क्या क्या होंगी, जरा देखिएगा आप। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स वो क्या क्या हो सकती हैं, तो मैं नाम लेता जाऊंगा, आपने मुझे उनको कैटेगराइज करके बताना है कि उसको ट्रांसवर्स की शक्ल बोला जाए या उसको हम एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की कैटेगरी में लिखें। तो जरा अब ना आपने इसको सही तरह बड़ा क्लियरली दिमाग में बिठा के चलो। देखो ये भी बेसिक इंट्रोडक्शंस की बातें हैं जो कि आगे काम को इजी करेंगी। तो मेरा आपसे सवाल पहला ये था, नंबर 1, टेल मी जरा जी, 11:30 टाइम था। अच्छा, अब जरा बताना कि जो वाटर वेव्स थी उनको किस कैटेगरी में काउंट करना चाहिए। वाटर वेव्स बच्चों याद रखो, वाटर वेव्स जो है वो हमेशा इस तरह की वेव्स ही नहीं बनती। तो ऐसी शक्ल जहां भी बनेगी उसको हम ट्रांसवर्स वेव का ही टाइटल दिया करेंगे। क्लियर? फिर जरा बताओ, ये जो वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ रोप थे, किसी रोप के ऊपर वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ रोप, ये भी कैसी वेव्स थी? देखिए ये जो रोप के ऊपर वेव क्रिएट हुई ये भी तो ऐसी ही वेव नहीं है। तो जहां मैंने आपको क्या कहा, इस किस्म की शक्ल वेव की बने उसे ट्रांसवर्स वेव का टाइटल ही देंगे। ठीक, उसे हम ट्रांसवर्स वेव का टाइटल ही देंगे। तो वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ रोप, दे आर आल्सो दिस काइंड ऑफ अ वेव। अच्छा, एक और चीज जरा आप समझना इधर, वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग। अब ये आप ना थोड़ा सा पिक्चर पे डिपेंड करता है, जरा इस बात को सुनना गौर से। देखो बच्चों, अगर तो मैं एक दीवार के साथ, देखो सपोज एक वॉल है ऐसे, और मैं उसके साथ ना एक एक स्प्रिंग, इस तरह का एक स्प्रिंग, लॉन्ग सा स्प्रिंग है, और मैं उसको बिल्कुल ट्रीट कर रहा हूं एज अ व्हाट। मुझे बताओ, अगर उस स्प्रिंग को मैं ऐसे मूव करवाता तो फिर तो ये कौन सी वेव बन रही? अगर एक लंबी सी, जी जी कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, आप बस तसल्ली रखें, इंशाल्लाह हो जाएगा, हिम्मत ना हारें। तो ये आपके पास एक जो लंबी सी रस्सी है बच्चों, गौर करो, ये जो आपके पास एक मिसाल के तौर पे देखिए, अगर एक लंबा सा स्प्रिंग होता है, एक लंबा सा स्प्रिंग होता और उसको मैं बिल्कुल यहां से हैंड को अप डाउन मोशन दे के करता, तो क्या ऐसी ही वेव फॉर्म ना बनती? तो अगर तो ऐसी वेव स्प्रिंग के ऊपर प्रोड्यूस करवा रहे हो तो फिर तो बोलो, इसे क्या बोलूंगा? अगर तो ये शेप क्रिएट हो, बिल्कुल वो जैसे बचपन से हम वेव की एक शक्ल पढ़ते आ रहे हैं, अगर तो ये वेव क्रिएट हो तो फिर तो इसको कौन सी वेव कहा जाता है बोलो? वी कॉल दिस एज द ट्रांसवर्स वेव। तो ये पिक्चर से बता के करेगा वो कि अगर वेव प्रोड्यूस्ड ऑन स्प्रिंग इस तरह वाली है, इस शेप की वेव है, तो फिर तो आप इसे कहो कि ये वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग था, ये ट्रांसवर्स वेव। लेकिन अब जरा बताओ कि जो वेव्स ऑन दिस काइंड ऑफ अ स्प्रिंग है, वेव्स ऑन अ स्प्रिंग अगर पिक्चर में उसने यूं दिखाया हुआ, तो इस केस में ना ही विल शो यू अ पिक्चर इन बोथ केसेस कि यहां पे अब वो कहता है कि जी हमने इस तरह का एक स्प्रिंग ऐसे दीवार के साथ यूं बांध दिया, तो इस तरह का स्प्रिंग जरा बताओ कौन सी वेव प्रोड्यूस करेगा? क्या आपने ये नहीं पढ़ा कि देखो इस बॉल को जब खींचेंगे तो ये जो स्प्रिंग के पार्टिकल्स हैं, वेव मोशन अगर टुवर्ड्स द वॉल आएगा तो पार्टिकल्स ऑफ द स्प्रिंग भी टुवर्ड्स पैरेलल में ही वो करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग है, दिस इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो अगर ऐसा वाला स्प्रिंग वेव बनाए तो फिर तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लेकिन अगर एक लंबा सा, देखो मैं ये कह रहा था कि एक लॉन्ग सा रस्सी की तरह का ही एक स्प्रिंग आप ऐसे पकड़ के इसको बिल्कुल रस्सी की तरह ही अप और डाउन जर्क दो,
तो क्या यार ऐसी ही वेव्स ही नहीं बन जाएगी इससे? अब्दुल्ला, ये समझ आ रही है कि ऐसी ही वेव बनेगी? तो इसका मतलब है कि अगर स्प्रिंग ऐसी वेव बनाए, अगर स्प्रिंग ऐसी वेव बनाए, तो मुझे बताओ कि फिर तो देखो ना, डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन के साथ पार्टिकल्स क्या ऐसे परपेंडिकुलरली वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं? तो फिर तो ये कौन सी वेव है? तो ये तो फिर ट्रांसवर्स वेव है ना। अगर स्प्रिंग इस तरह वाइब्रेट करवाया जाए तो फिर तो ये ट्रांसवर्स वेव है, जैसे रस्सी की वेव होती है या पानी की। लेकिन अगर स्प्रिंग को इस तरह वाइब्रेट करवाया जाए कि इससे बॉल को खींचो और ये टू एंड फ्रो मूवमेंट करता जाए, ऐसे टू एंड फ्रो, यानी ऐसे 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 मूव करता जाए, तो इस तरह की मोशन को फिर हम, ये कौन सी वेव होती है? इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब फर्क समझ में आ गया ना सबको? अच्छा, अब जरा मुझे एक बात बताइए कि ये जो सिस्मिक वेव्स होती हैं, सिस्मिक वेव्स, क्या ख्याल है, सिस्मिक वेव्स को हम कैसे कैटेगराइज करें? आर सिस्मिक वेव्स, क्या ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं या ट्रांसवर्स? बच्चों ये बात याद कर लो कि सिस्मिक वेव्स जो हैं, देखो मैं इनको लिख रहा हूं अंडर द बैनर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देखो सिस्मिक वेव्स ना हमेशा ऐसे साइड वाइज वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। तो जब आप देखते हो जलजले में अर्थ जॉल्ट करती है तो चीजें ऐसे साइड वाइज गिरती है ना, लेफ्ट राइट जलजला आता है। तो जो नेचुरल फिनोमेना है अर्थक्वेक्स का, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, तो उसमें लेफ्ट राइट जॉल्ट्स पड़ते हैं आप। तो इसीलिए अर्थ के पार्टिकल्स भी देखो ना, आप जब अर्थक्वेक की वेव इस तरफ जाएगी तो सारे अर्थ के पार्टिकल्स भी इस तरफ ही जाएंगे। जब वेव मोशन इस तरफ होगा जलजले का, तो सारे अर्थ के पार्टिकल्स भी उसी तरफ वाइब्रेट करेंगे। तो फिर याद रखिए, सिस्मिक वेव्स आर ऑलवेज व्हिच काइंड ऑफ वेव्स? सिस्मिक वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल। और इस तरह का स्प्रिंग मोशन भी लॉन्गिट्यूडनल मोशन ऑफ वेव है। अच्छा, अब जरा एक मिनट मैं इस पे आऊंगा कि ये पी वेव्स और एस वेव्स क्या होते हैं। जरा इस चीज को छोटा सा एक नोट में हम लिखेंगे, क्योंकि सवाल अक्सर ये रिसेंट ईयर्स में पूछ लेता है आपसे। तो जरा आप एक मिनट देखिएगा इसको। तो अब जरा देखो, इस चीज को आप लोगों ने ये याद रखा। अब तीसरी जो वेव है, ये जो साउंड वेव्स है, फिलहाल इसे ना आपने एज अ नोट याद रखना है कि जो साउंड वेव्स होती हैं, रिमेंबर बच्चों, साउंड वेव्स भी किस तरह की वेव्स हैं? दे आर ऑल्सो ऑलवेज कंसिडर्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स, जी मैं आता हूं पी वेव्स एस वेव्स पे एक छोटा सा आपको नोट लिखवा। ठीक है जी। इसमें आपको सिर्फ एक लफ्ज याद करना पड़ेगा, जो बात हम करने वाले भी। तो 1 मार्क का सवाल इसमें पूछता है। लेकिन साउंड वेव्स याद रहेगा बच्चों किस टाइप की वेव्स हैं? द साउंड वेव्स आर कंसिडर्ड एज द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो साउंड वेव्स को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये बात आप लोगों ने जरा अब माइंड में रखनी है कि एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल कौन कौन सी होती। तो देखो मैं आपको ये कह रहा था कि आज से जब भी इस किस्म की वेव बने, इसे ट्रांसवर्स मानो, चाहे वो एक पानी में बने, चाहे एक रस्सी में बने, या चाहे एक स्प्रिंग में ऐसी वेव क्रिएट हो। ये सारी की सारी ट्रांसवर्स वेव्स इसलिए हैं बिकॉज इसमें वेव मोशन जो है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन पार्टिकल्स जंप करते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल। तो ये वाला स्प्रिंग ये ऐसे मोशन कराता है ना, तो पार्टिकल्स पैरेलल वाइब्रेट करते हैं। सिस्मिक वेव्स में भी हमेशा लेफ्ट राइट जॉल्ट्स पड़ते हैं, तो ये भी ऐसे लेफ्ट राइट मोशन होता है। और साउंड वेव्स को फिलहाल याद रखिए, आगे प्रूव करेंगे इसको कि ये इस तरह की वेव्स होती हैं। अब एक छोटा सा आपने ना अपडेटेड नोट, जो कोर्स में आपका अभी अभी रिसेंटली एक छोटी सी बात ऐड हुई है, जो आपने ना बस सिर्फ इसको ऐसे याद रखना है कि टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स, ये आपको 2 वर्ड्स इसमें ऐड करवाए गए हैं कि टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स जो है वो क्या होगी। जरा एक सेकंड सुनो। टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स, देखिए सिस्मिक वेव्स जो हैं, एक होती हैं
पी वेव्स, अब ये दो वर्ड्स आप लोगों ने याद करने हैं कि सिस्मिक वेव्स दो तरह की वेव्स होती हैं, एक पी वेव्स होंगी और एक आपके पास एस वेव्स होंगी। तो वन विल बी पी वेव्स एंड दूसरी वाली होंगी एस वेव्स। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि पी वेव्स और एस वेव्स ये दो अल्फाबेट्स आपने याद रखने हैं। तो पी वेव्स याद रखिए, दे विल बी लॉन्गिट्यूडनल। पी वेव्स जो सिस्मिक वेव्स में पी वेव्स होती हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं जनरली, और एस वेव्स ये होंगी कौन सी वाली, ट्रांसवर्स वेव। ये बस एज अ नोट आप याद रखिएगा, इसमें रिसेंट ईयर में उसने एक सवाल आपसे ऐसे पूछा हुआ है कि पी वेव्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं या ट्रांसवर्स होती हैं। तो एस वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स हुआ करेंगी। तो अब इसमें याद रखिए कि देखो पी वेव्स, आप इसको यूं भी याद रखना ना कि पी वेव्स जो है, पी फॉर पैरेलल कर लो, तो पार्टिकल्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पैरेलली मूव नहीं करते। ठीक है जी, तो अब जरा एक सेकंड सुनो। तो इसको यूं याद कर लो ना कि जो पी वेव्स हैं दे आर लॉन्गिट्यूडनल एंड एस वेव्स दे आर ट्रांसवर्स। तो पी वेव्स में क्या होगा कि पार्टिकल्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन मूव करेंगे, और एस वेव्स, इस एस को लफ्ज याद रखो, ट्रांसवर्स में एस बहुत ज्यादा आ रहा है तो इससे याद रहता है कि एस वेव्स में देखो ट्रांसवर्स का वर्ड में एस एस के अल्फाबेट्स काफी आ रहे हैं, और पी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल्स पैरेलल चलते हैं तो उसको पी से पैरेलल याद कर लिया। ठीक है, नहीं बस इसको ना फिलहाल सिर्फ इतना हमने याद रखना है। जी जी, वो तो लफ्ज का मीनिंग है, मैं वैसे इसको याद करवा रहा हूँ क्योंकि पी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल हैं और एस वेव्स जो है दे आर ट्रांसवर्स। ठीक है जी, तो इसमें बेसिकली पी का लफ्ज जो पी स्टैंड्स फॉर प्राइमरी वेव्स, इनको हम पी फॉर प्राइमरी वेव्स कहेंगे, और एस फॉर सेकेंडरी वेव्स का हम इनको टाइटल देंगे। तो पी फॉर प्राइमरी एस फॉर सेकेंडरी होगा, लेकिन बस आपको सिर्फ इतना याद करना है जी, बस छोड़ दें इसको, ये इतनी तफसीलात इसकी नहीं है। ठीक है, तो आपने ये याद करना है इसमें कि पी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल हैं, एस वेव्स जो हैं वो सेकेंडरी। ठीक है, तो पी फॉर प्राइमरी वेव्स वेव्स और एस फॉर सेकेंडरी वेव्स। तो प्राइमरी वेव्स में अर्थ के पार्टिकल्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन मूव करेंगे, और सेकेंडरी वेव्स में पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन करेंगे। खैर ये आपको बस एक छोटा सा नोट इसमें याद रखना था जो आपको आता है नया। तो ये बच्चों डेफिनेशंस टर्म्स इसमें काफी सारी इस तरह की आ रही हैं, तो ये हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो कुछ और बस स्पेसिफाई नहीं करना है, एक छोटा सा नोट आपको याद रहना चाहिए। अब जरा आ जाओ इसके बाद कुछ अगली बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस पे। तो देखिए कल मेरा इंशाल्लाह ये वेव्स का सेक्शन भी कंप्लीट होगा, इधर ही बैठे बैठे इसको याद भी रखेंगे। तो बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस, अब ये क्या हमने याद करनी है जरा देखिए। अब इस चैप्टर में बच्चों जो बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस हैं वो क्या होनी चाहिए। अच्छा, ये वाली जो बात टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स में ना पी और पी वेव्स और एस वेव्स है, ये नोट आप लोग जरा लिख लो। ये पीडीएफ में आपको शायद लिखा हुआ ना मिले, या मे बी एंड पे दिया हो, लेकिन ये ईयरलीज में मैंने पूरा एक्सप्लेन इसको किया हुआ है जिस भी पेपर में ये सवाल आया हुआ। तो ये बस जरा आप लोग जल्दी से इसको कहीं साइड पे लिख लो। जरा अब इसको ना हम वो करते हैं कि अगर तो इस ऊपर वाले पॉइंट को जरा बच्चों आप अपडेट करते हैं वापस। तो मैं चाह रहा था आप लोग पहले जरा इसको देख लीजिए। तो सिस्मिक वेव्स ना, अगर सिस्मिक वेव्स की जो एस वेव्स हैं, जो एस वेव्स हैं सेकेंडरी वेव्स, उसमें पार्टिकल्स, ये हमने क्या पढ़ा कि एस वेव्स आर ट्रांसवर्स ना, तो इनको फर्दर भी कैटेगराइज आपको ये करना आना चाहिए कि देखो ये सिस्मिक वेव्स में जो एस वेव्स हैं, सिस्मिक वेव्स में जो एस वेव्स हैं ये ट्रांसवर्स हैं,
और जो सिस्मिक वेव्स में पी वेव्स होंगी, प्राइमरी वेव्स, वो सारी किस तरह की हैं? दे आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो अब सिस्मिक वेव्स को आप एक अपडेट देख लो कि सिस्मिक वेव्स दोनों तरह का बिहेवियर दिखाएंगी। अगर वो हमसे पूछता है कि सिस्मिक वेव्स की जो एस वेव्स हैं वो क्या हैं, तो हम बोलेंगे वो ट्रांसवर्स हैं। और सिस्मिक वेव्स की जो पी वेव्स हैं वो कैसी हैं? दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये पीडीएफ में लिखा हुआ है, बल्कि हाँ सॉरी मैंने नजर नहीं मारी थी उस वक्त। तो ये आपके पास ऐसे करके एक पूरी सिचुएशन आ रही, याद रहेगी ये बात। तो अगर इनकेस लिखना भी चाहो तो इसको अलग से एक नोटेबल पॉइंट ऐसे हम लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों जरा क्विक सा देखिए, मैं इसको ना थोड़ा सा जरा चलें आपको यहां लिख दूं कि ये जो हमने अभी लिखा है कि देखिए सिस्मिक वेव्स जो है ना, दे आर ऑफ टू टाइप्स। सिस्मिक वेव्स में एक पी वेव्स हैं और एक एस वेव्स। तो पी वेव्स आर कॉल्ड प्राइमरी वेव्स, पी फॉर प्राइमरी एंड एस फॉर सेकेंडरी। इसको याद यूं रखो कि जो प्राइमरी वेव्स हैं इसमें प्राइमरी वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। पी वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं क्योंकि इसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट। देखिए इसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट कैसे? लॉन्गिट्यूडनल में किस तरह वाइब्रेट करते हैं? पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। और पी से प्राइमरी, पी से पैरेलल और लॉन्गिट्यूडनल की मिसाल। एस वेव्स, सिस्मिक वेव्स में जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं दे आर ट्रांसवर्स क्योंकि इसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर। तो जो ऊपर हमने ट्रांसफर और उसका मीनिंग पढ़ा था, ये वही एग्जांपल ऐसे आ रही। तो कमिंग टू द बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस नाउ। बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस बच्चों, इसकी क्या क्या आपने याद रखनी है? जरा देखिए मैं एक मिनट इसको जरा आपको वैसे एक ग्राफिकल ग्रिड पे ड्रॉ करके दिखा देता हूं ताकि जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हमें थोड़ी सी क्लैरिटी मजीद मिले। अब देखिए इसकी डेफिनेशंस बहुत ही सिंपल सी, आसान सी हैं। आपने सबसे पहले तो ये करना है कि एक मिसाल के तौर पे इधर चलो मैं एक मिनट इस पे आ जाता हूं कि देखिए यहाँ पे ये आपके पास सपोज एक वाई एक्सिस है, ठीक है, दिस इज द वाई एक्सिस। और यहां पर मैं एक ऐसे एक्स एक्सिस सी यूं अलाइन कर लेता हूं, ठीक है, दिस इज द एक्स एक्सिस। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि देखिए इसमें अगर हम लोग ऐसे करते हैं, सुनना, कि यहां से मैं अगर मिसाल के तौर पे एक वेव क्रिएट करूं, जरा एक सेकंड देखिएगा, मैं थोड़ी सी जरा नीट वेव बना लेता हूं इसकी ताकि आपको बात जरा क्लियरली समझ में आए। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सपोज इस तरह से करके मैं एक वेव यू बनाता हूं, तो देखिए गौर से बच्चों के आपके पास यहाँ पे ये वेव ऐसे जा रही है और ऐसे आ रही है, इधर से इस तरह जा रही है, इधर से ऐसे जा रही है, देन इट्स गोइंग लाइक दिस, देन इट्स गोइंग लाइक दिस, देन गोइंग लाइक दिस, देन गोइंग लाइक दिस। ये जो पूरा एक पैटर्न बना, वैसे बताइए ये कौन सा डिजाइन ऑफ द वेव है? इज दिस लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन ऑफ द वेव और ट्रांसवर्स? बिल्कुल सही, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। अब जरा देखिए इसमें सबसे पहला वर्ड जो आपको, वैसे एक बात याद रखिए कि वाई एक्सिस पे हमने इसमें प्लॉट करना है कौन सा? वाई एक्सिस पे हमने इधर लफ्ज लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट। वाई एक्सिस पे वर्ड लिखा है डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस पे हमने यहां पे प्लॉट किया हुआ है सपोज द डिस्टेंस। एक्स एक्सिस पे हमने यहां डिस्टेंस प्लॉट किया हुआ, तो डिस्टेंस भी सपोज
सेंटीमीटर्स में है और डिस्प्लेसमेंट भी सपोज सेंटीमीटर्स में। तो मैं यूं करता हूं, फर्ज करो कि इधर से मैं इसको इस वैसी ग्राफिकल वैल्यूज दे देता हूं, तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपने मुझे उसके जवाब ये देने। ठीक है जी। सपोज आपके पास ये दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सिर्फ देखते जाओ बच्चों, बात बहुत ही आसान है। इस तरह से करके आपको ये मैं पूछूंगा। ठीक है। अच्छा, अब फर्ज करो ये आपको इस तरह से एक ग्राफ का डिजाइन दिया हो, तो मुझे आपसे सबसे पहली तो ये बात पूछनी है कि इधर एक वर्ड आता है विच इज कॉल्ड, जरा ये 1 मिनट बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस आज कंप्लीट करते हैं, बहुत इजी बातें आपको जरा ये याद रहेंगी। जरा बताओ, सबसे पहला वर्ड इसमें है मीन पोजीशन। आप बता सकते हो बच्चों के, अब देखो आपने जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ा हुआ है उसकी बड़ी आपको फिर इधर जरूरत पड़ेगी कि एक वर्ड है मीन पोजीशन। आप बता सकते हो कि वेव्स में मीन पोजीशन किसको कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखो जैसे पेंडुलम की वो वर्टिकल पोजीशन अनडिस्टर्ब थी, राइट? तो मुझे बताओ, अगर मैं इसको रोप वाला केस समझ लूं या पानी पानी की सरफेस समझ लूं, तो अनडिस्टर्ब पोजीशन ये एक्स एक्सिस वाली पोजीशन ही नहीं होगी। अनडिस्टर्ब पोजीशन क्या हमारी ये एक्स एक्सिस वाली पोजीशन ही नहीं होगी? तो याद रखिए, इस पोजीशन को आज के बाद हम क्या बोला करेंगे इस चैप्टर के अंदर? ये जो आपने एक्स एक्सिस की पोजीशन को लिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड द मीन पोजीशन। रिमेंबर दिस एक्स एक्सिस, वेव्स के केस में ये जो एक्स एक्सिस है ये कहलाएगी हमेशा मीन पोजीशन। तो इधर भी आप डेफिनेशन में यही लिखेंगे कि मीन पोजीशन कौन है? इट इज द अनडिस्टर्ब्ड, इट इज द इट इज द हॉरिजॉन्टल, या इट इज द हॉरिजॉन्टल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। जैसे पेंडुलम के टॉपिक में याद है, वर्टिकल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन को हम मीन पोजीशन कहते थे, तो यहां हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन ऑफ द वेव इज कॉल्ड द मीन पोजीशन। बिल्कुल सही है। इन शॉर्ट, ये एक्स एक्सिस को ही हम मीन पोजीशन का टाइटल दे रहे हैं। क्लियर है? दूसरा लफ्ज इसमें बच्चों आता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एक और लफ्ज आपको बहुत सुनना पड़ेगा विच इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। क्या बोलते हैं इसको? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। मुझे ये बताओ, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हुआ करेगा? देखिए बच्चों, एम्पलीट्यूड कहते हैं ये जो मीन पोजीशन से लेकर मैक्सिमम पीक तक, देखिए मीन पोजीशन से लेकर इस मैक्सिमम पीक तक ये जो फासला है, दिस डिस्टेंस, जो कि असल में इधर क्या लफ्ज लगाया हुआ, डिस्प्लेसमेंट उसने लिखा होगा जी। अभी कुछ मत बनाए, सिर्फ इसको सुन लें। तो देखिए ये टर्म्स और डेफिनेशंस, इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन, और एम्पलीट्यूड कहते हैं मीन पोजीशन से पीक तक ये जो फासला है, इस फासले को या डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड का टाइटल देंगे। इसी तरह इस मीन पोजीशन से लेके ये लोएस्ट पीक तक ये फासला, और बच्चों ये वाला फासला, क्या ये दोनों डिस्टेंसेस बिल्कुल इक्वल नहीं होने चाहिए? बताओ। देखिए इस मीन पोजीशन से पीक तक और इस मीन पोजीशन से पीक तक क्या ये फासले बराबर नहीं होंगे? तो ये जो सारे मैं डिस्टेंसेस मार्क कर रहा हूं, ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है, यहां से इधर तक ये भी एम्पलीट्यूड ही है, इसको भी, इस फासले को भी एम्पलीट्यूड ही कहा जाता जी। ये हमेशा बराबर होंगे क्योंकि वेव में अप एंड डाउन मोशन उसका बराबर ही आ रहा है। तो एम्पलीट्यूड कहा जाता है इस पॉइंट को या पोर्शन को। जरा ये देखिए अब, कि देखिए ये मीन पोजीशन से लेके इस पीक तक ये जो फासला है,
इस फासले को हम इसका एम्पलीट्यूड टाइटल बोलेंगे। तो ये इसका हमेशा कहलाएगा कौन? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन जरा वैसे अगर लफ्जों में याद करें, क्योंकि पूछ लेता है, तो एम्पलीट्यूड को ये कहा जा सकता है कि इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि देखो वाई एक्सिस पे ये क्या प्लॉट हुआ है, ये वैल्यूज डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज है ना। तो इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजिशन। तो देखिए, या तो इधर से मीन पोजिशन से नीचे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या इधर से मीन पोजिशन से ऊपर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो मीन पोजिशन के दोनों तरफ, इस तरफ हो या इस तरफ, कोई एक साइड को कहना है आइदर दिस इज एम्पलीट्यूड और दिस इज एम्पलीट्यूड, बट वैल्यू वाइज ये दोनों बराबर होंगे। तो डेफिनेशन में क्या लिखूं कि एम्पलीट्यूड क्या चीज है? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट on either side, maximum displacement on either side of the mean position, displacement, maximum displacement on either side of the mean position। याद रखिए, एम्पलीट्यूड कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजिशन। देखिए, जब आप डिस्प्लेसमेंट का वर्ड यूज कर रहे हो तो फिर ऑटोमेटिकली ये वर्टिकल फासले को ही कह रहे हैं, क्योंकि वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट ही प्लॉट है, एक्स एक्सिस पे तो डिस्टेंस प्लॉट हुआ। तो ठीक है, अगर स्पेसिफाई करना है मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो भी ठीक बात है, बट यू कैन से दैट। तो ये बात समझ गए बच्चों कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस तो मीन पोजीशन है, और इस मीन पोजीशन से मैक्सिमम पीक तक ये जो फासले हैं, इन फासलों को वेव का एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर दिस साइड और दिस साइड, बट किसी एक फासले को लेना है। जैसे इस ग्राफ पे आप मुझे बता सकते हो कि एम्पलीट्यूड कितने सेंटीमीटर्स इस वेव का जो मैंने शो की हुई है, जरा मुझे रिस्पॉन्स लिख कर दीजिएगा जी, इसका एम्पलीट्यूड कितने सेंटीमीटर्स है? बिल्कुल सही। तो देखिए, आप कहोगे कि इस वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो ये वाला फासला बनता है ना, तो 0 से इधर तक आपका 3 सेंटीमीटर ही बन रहा है। या आप इधर से नीचे चले जाओ तो यहां से वो भी -3 ही बन रहा है, बट माइनस इधर कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई भी है उसकी। तो आप बोलेंगे कि इस गिवन वेव का एम्पलीट्यूड इज गोइंग टू बी हाउ मच? इट इज 3 सेंटीमीटर्स का एम्पलीट्यूड जो आपको शो किया गया। अब एक और वर्ड इसमें यूज होता है, जरा इधर देखिएगा। ये चलो टॉपिक छोटा सा अभी रहता है, इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं, टर्म्स डेफिनेशंस ही हैं इसमें। तो देखिए, इसमें एक और वर्ड है जिसको हम कहते हैं क्रेस्ट ऑफ द वेव। देखो बच्चों, क्रेस्ट ऑफ द वेव किसको कहा जाता है? देखिए, क्रेस्ट ऑफ द वेव हम किसको कहते हैं? क्रेस्ट ऑफ द वेव बेसिकली कहा जाता है इस वाले फासले को। ये जो मीन पोजीशन से ऊपर ये जो आउटर बल्ज है, देखिए इस मीन पोजीशन से ये जो ऊपर वाला पोर्शन ऑफ द वेव है, ये जो वेव पोर्शन ऊपर है, इस पूरे के पूरे इलाके को, इस पूरे को कहा जाता है व्हाट? वी कॉल दिस एज द, वी कॉल दिस एज, ये पूरा जो मैंने ऐसे शेड किया इलाका, दिस इज कॉल्ड द क्रेस्ट ऑफ द वेव। इसी तरह ये जो मीन पोजीशन से ऊपर ये जो पूरा इलाका बन रहा है ऐसे, दिस होल पोर्शन इज कॉल्ड द क्रेस्ट ऑफ द वेव। इस पूरे इलाके को क्या कहा जाता है? इस पूरे के पूरे अपर पोर्शन ऑफ द वेव को हम क्रेस्ट कहा करते हैं। तो क्रेस्ट को हम बोलते हैं इट इज द रीजन, इट इज द रीजन ऑफ द वेव अबव द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से ऊपर जो वेव का ये सारा इलाका है, इसको कहा करेंगे हम लोग क्रेस्ट ऑफ द वेव। क्या बोलेंगे इसे जी? क्रेस्ट ऑफ द वेव।
तो क्रेस्ट ऑफ द वेव कहते हैं इट इज द रीजन, इट इज द रीजन of the wave which lies, it is the region of the wave above the mean position. तो वो रीजन ऑफ द वेव जो अबव द मीन पोजिशन हो उसको हम क्रेस्ट का खिताब देंगे। और ट्रफ ऑफ द वेव किसे कहा जाता? तो ट्रफ ऑफ द वेव हम किसको कहेंगे, जरा ये देखिएगा। ट्रफ बर्तन को कहते हैं, तो जाहिर है क्रेस्ट का ऑपोजिट है ये। तो मुझे बताओ कि अब मीन पोजीशन से ये जो नीचे है सी, क्या ये पानी का ट्रफ या बर्तन सा ही नहीं पड़ा हुआ है? जैसे पानी का कंटेनर होता है, ट्रफ कंटेनर को ही कहते हैं ना। तो ये इस तरह से इस इलाके को वेव के हम ये ट्रफ कहते हैं, बिकॉज इट अपेयर्स लाइक अ कंटेनर ऑफ वाटर। तो इस इलाकों को जो मीन पोजीशन से नीचे हैं उस पूरे इलाके को हम ट्रफ ऑफ द वेव का टाइटल देते हैं। तो इट इज द रीजन ऑफ द वेव, इट इज द रीजन ऑफ द वेव बिलो, इट इज द रीजन ऑफ द वेव बिलो द मीन पोजिशन। तो वो रीजन ऑफ द वेव जो बिलो द मीन पोजिशन है उसको हम ट्रफ ऑफ द वेव कहते हैं। लेकिन बच्चों